जोजो टीवी। अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, बड़े बड़े वृक्ष, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत, मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उससे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन दो सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं, तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। इतने सुंदर वृक्ष, प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है। तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो, उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए। और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है। बेवकूफ पति। गंगा प्रसाद बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास उसका एक गधा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गंगा प्रसाद की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे जरा सुनती हो, ये लो। गंगा प्रसाद के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों से बना हुआ गजरा था। उसकी पत्नी को लगता है वो गजरा उसके लिए है। वो कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे लिए गजरा लाए हो? अभी उसने ऐसा कहा ही था कि गंगा प्रसाद तुरंत कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी गुड्डो के लिए है। गुड्डो? हाँ हाँ, वो देखो गुड्डो आंगन में जो खड़ी है। गधी को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें अपनी गुड्डो से इतना प्यार है कि अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने उसे गजरा न देकर आप गुड्डो को दे रहे हैं? बुरा मानो या भला मानो, सच तो यही है कि सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं अपनी गुड्डो से करता हूँ। गंगा प्रसाद की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
गंगा प्रसाद खाना खाने से पहले अपनी गुड्डो को खाना खिलाता, नहाने से पहले उसे नहलाता और हर काम अपनी गुड्डो के लिए सबसे पहले किया करता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत जलन होती थी। गंगा प्रसाद एक समोसे का व्यापारी था। उसकी दुकान पर बहुत सारे समोसे बना करते थे, जिन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया जाता था। जब वो अपनी दुकान पर पहुंचा तो कारीगर बड़े आराम से काम कर रहे थे, लेकिन आज गुड्डो साथ में थी। गुड्डो को वहाँ खड़ा हुआ देखकर सभी लोग गंगा प्रसाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुम अपनी गधी यहाँ क्यों ले आए हो? तभी गंगा प्रसाद कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड्डो को किसी ने कुछ कहा, ये तो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। इतने में गुड्डो अपने पैरों से मिट्टी को खुरेदती है और इतनी जोर जोर से खुरेदने लगती है कि सारी मिट्टी जाकर समोसे पर चिपक जाती है। सारे समोसे खराब हो जाते हैं और वहाँ पर जो बावर्ची समोसे बना रहा था वो गंगा प्रसाद से कहता है, अरे वो सब तो ठीक है गंगा प्रसाद, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी इस गधी ने सारा माल खराब कर दिया है। अरे अपनी नई दवेली दुल्हन को घर छोड़कर आए हो, उसे कहीं घुमाते फिराते नहीं और सारा दिन इस गधी को ले लेकर पूरे गांव में घूमते हो। ये कोई समझदारी की बात हुई? अरे इस गधी को देखकर ही ग्राहक नहीं आएगा, तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गंगा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गुड्डो से बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे तो ठीक है ना, आप उसे इतना चाहते हैं, घर पर चाहिए, लेकिन उसे ले लेकर इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानवर और इंसान में एक अंतर होता है, वो आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे लाला जी। गंगा प्रसाद अपनी गलती समझ जाता है और अपनी गुड्डो को घर छोड़कर दुकान वापस आ जाता है और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। Let's go to the market. How many eggs do you want? Huh? Huh? After few days later. Huh? I need an egg. I need an egg.
Thanks a lot. मिट्टी के पेड़ का वरदान। राजस्थान के एक गगोरी नाम के गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। हर जगह बहुत ज्यादा सूखापन नजर आता था। हरियाली का तो नामो निशान ही नहीं था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। चंदा और मुर्मू नाम की दो बहनें बहुत संस्कारी थी। दोनों अपने पिता का हमेशा ख्याल रखती थी। उनके पिता काफी बीमार रहते थे। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अरे बेटी चंदा, बस लगता है मेरा अंतिम समय आने वाला है। डॉक्टर ने कहा है अब खेतों पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जगह जगह सूखा पड़ने के कारण बुरा हाल है बेटा। जैसे तैसे अपना गुजारा करो और घर संभाल लो बेटी। चंदा और मुर्मू अपने पिता को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। दोनों अपने पिता को आराम करने की सलाह देती हैं और दोनों मिलजुल कर खेती बाड़ी का काम संभाल लेती हैं। पूरे खेत में सूखा पड़ने के कारण बहुत बुरा हाल था। चंदा मुर्मू से कहती है, दीदी वो देखो, इतना बड़ा माटी का वृक्ष। मुर्मू चंदा से कहती है, अरे अरे ये कोई मिट्टी का वृक्ष नहीं है, ये तो यूं ही सूखा पड़ा पड़ा हरा भरा पेड़ मिट्टी हो चला है। दोनों जाकर हैरान होकर उस पेड़ की तरफ देखने लगती हैं। अचानक मुर्मू चंदा से कहती है, अगर ये सच में वृक्ष ही है तब तो इसे पानी की बहुत जरूरत है बहना। लाओ थोड़ा पानी से पिला देते हैं। दोनों बहनें उस वृक्ष को पानी पिलाती हैं। अगले दिन फिर से जब वो अपने खेतों में आती हैं तो पाती हैं कि वही मिट्टी का वृक्ष हल्का हल्का हरा भरा होने लगा है। मुर्मू चंदा से कहती है, अरे अरे चंदा वो देख, हमारा माटी का वृक्ष हरा भरा हो रहा है, चला देखते हैं पास से। दोनों जैसे ही वृक्ष के पास जाती हैं, अचानक वृक्ष से आवाज आती है, आ गई दोनों। हाँ ये माटी का वृक्ष बोलता है। हाँ दीदी ये तो चमत्कार हो गया। दोनों बहनें बहुत हैरान थीं और माटी का वृक्ष उनसे बातें करने लगता है। चंदा, मुर्मू बेटी, तुम दोनों बहुत संस्कारी हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता, तुम्हारे दादा परदादा सभी ने मेरा ख्याल रखा है। मैं आगे की पीढ़ी को देखने के लिए ही जिंदा बचा हुआ था, मगर तुम दोनों कभी खेतों में बचपन के बाद आए ही नहीं। आज तुम्हें यहाँ देखा, कल भी देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। और जब तुमने मुझे पानी पिलाया बेटी, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब तो मैं सच में मिट्टी का हो चला हूँ। जाते जाते तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? चंदा अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है और मुर्मू कहती है, हम चाहते हैं हमारे पिताजी इतने अच्छे हो जाएं कि वो फिर से हमारा ख्याल रख सकें। दोनों की बात पेड़ को इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें वरदान दे देता है कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही साथ पूरे गांव में जो सूखा पड़ा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। बस कुछ ही देर में पेड़ एकदम मिट्टी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। मगर कुछ ही दिनों के भीतर भीतर चंदा और मुर्मू के पिता एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और पूरे राजस्थान से सूखे का अकाल हट जाता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा हमें संस्कारों के साथ ही चलना चाहिए। एक दिन जंगल में चालाक लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकलती है। उसे एक जगह पर एक बहुत ही सुंदर अंगूर की बेल नजर आती है, जिस पर तरह तरह के खूबसूरत अंगूर लगे हुए थे। उन गुच्छों को लटकता हुआ देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितना अरसा हो गया है, ये अंगूर तो इतनी दूर है। काश के ये पास होते तो अभी खा लेती। बहुत समय हो गया है अंगूरों को खाए। कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी होगी तुझे। सोच लोमड़ी, सोच। चालाक लोमड़ी इधर उधर ताक झांक करने लगती है। तभी उसकी नजर एक कौवे पर जाती है।
वो कौवे से कहती है, ओहो, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आओ तुम्हें अंगूर खिलाती हूँ। कौवा लोमड़ी से कहता है, मैं अंगूर नहीं खाता। कौन हो तुम? क्यों मेरा टाइम खराब कर रही हो? अरे पगले, तुझे अपना समझा इसीलिए पूछ लिया। अब लोमड़ी को कोई और उपाय नहीं आता। वो अंगूर की बेल के पास जाती है और फिर से ललचाने लगती है। क्या करूं? तभी उसकी नजर बेल के एक तरफ सोने के हार पर जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं से किसी ने वहाँ पर एक जेवर छुपाया हुआ है। अरे कोई है? देखो सोने के अंगूर, जल्दी मदद करो। मैं तो सोने के अंगूर तोड़ ही नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर में वो देखती है कि एक हाथी वहाँ पर पहुँच जाता है और हाथी लोमड़ी से कहता है, सोने के अंगूर? क्या बात कर रही हो लोमड़ी? ये भी क्या चालाकी है, बताओ। अरे हाथी भाई, तुम बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। वो देखो, इतना बड़ा सोने का हार। हाथी सोने के हार की तरफ देखता है और अपनी सूंड को ऊपर उठाता है। तभी लोमड़ी उससे कहती है, जरा खींच के उतारो, हो सकता है खजाना छुपा हुआ हो। हाथी वैसा ही करता है। वो हार को इतनी जोर से खींचता है कि पूरी बेल के अंगूर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और हार हाथी की सूंड में आ जाता है। लोमड़ी झटपट अंगूरों को खाने लगती है और हाथी उसे देखकर कहता है, मैं तो जानता था ये तुम्हारी चाल है। अरे नहीं रे, भूख लगी थी सो खा लिए। लेकिन ये क्या सच नहीं कि ये हार तो सोने का है? अब वो तो है, तो चलो अब ये हार अपनी पत्नी के लिए ले जाओ, वो भी खुश हो जाएगी। पर उसकी गर्दन तो बहुत मोटी है। तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहन जैसी तो हूँ। चालाक लोमड़ी अपनी चालाकी से कभी बाज नहीं आती। उसने बहुत सारे अंगूर खा भी लिए, घर के लिए जमा भी कर लिए और सोने का हार हाथी से लेकर अपने घर की तरफ मजे से चल दी। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थीं। एक दिन राम की पत्नी ने श्याम की पत्नी से कहा, हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है, जो वो कहेगा वही होगा। श्याम की पत्नी ये बात सुन नहीं पाती और उसे जवाब देते हुए कहती है, देखो दीदी, बहुत हुआ। ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने अपने हिस्से में रहने लगते हैं। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके।
राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। खरगोश का एक जोड़ा जंगल के बीचों बीच रहा करता था। उन्हें हमेशा अपने खाने के लिए बहुत दूर दूर तक यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक दिन खरगोश ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज्यादा भाग भाग कर जाते हैं, बहुत कम गाजर खा पाते हैं और लौटते हुए हाथों में तो कुछ रख नहीं पाते। जब तक घर लौटते हैं भूख फिर लगाती है। कोई और उपाय निकालना होगा। आप ठीक कहते हो जी, सालों से हम यही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पास के जंगल में थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी है हमारी, क्यों ना हम वहाँ पर गाजर उगानी शुरू कर दें। हमारी पसंद का भोजन हम खुद उगाएंगे। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। कल से ही काम पर लग जाते हैं। खरगोश का जोड़ा दिन रात मेहनत करता है। अपनी बेकार पुरानी पड़ी हुई जमीन पर इतनी मेहनत करता है कि बहुत जल्द वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गाजर लग जाती हैं। अब उन्हें रोज दूर दूर तक सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, मेहनत का फल वैसे ही मीठा होता है। और ये गाजरें, आहा, खाते ही आराम आ गया। मजा आ गया घर की गाजरें खाकर। आज तो मैंने इतनी सारी गाजरें तोड़ ली हैं खेतों से कि कल गाजर का हलवा बनाऊंगी और पूरे जंगल को खिलाऊंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। खरगोश का जोड़ा इतना खुश था कि हर किसी को अपने खेतों के बारे में बताता, उन्हें गाजर खिलाता और उन्हें भी प्रसन्न कर देता। लेकिन एक दिन जब दोनों अपने खेतों में पहुँचे तो देखा कि आसपास के जंगल के कुछ खरगोश उन्हीं के खेत में आकर अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। हाय राम, ये क्या? सारी मेहनत मैं करूं और खा जाएं ये लोग? ये तो बहुत गलत बात है। तभी साथ खड़ा चूहा खरगोश से कहता है, अरे तो क्या हुआ? तुम भी तो यही करते थे सालों से। दूर दूर तक जाकर लोगों के खेतों से चुरा चुरा कर खाते थे, उनकी मेहनत खाकर घर लौट आते थे। आज तुम्हारी मेहनत कोई खा रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। चूहे की ये बात सुनकर खरगोश को अपनी गलती तो समझ में आ गई, लेकिन अब उसे एक उपाय चाहिए था। अरे बस ठीक है, मैं मान गया, लेकिन आप ये बताओ, इस मुसीबत से निजात कैसे पाएं? तभी उसका दोस्त चूहा उसे एक उपाय बताता है। बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का खरगोश बना देता हूँ। उसे इस खेत के बीचों बीच रख दो, आसपास भी रख दो। मिट्टी के खरगोश को देखकर लोगों को लगेगा कि तुम इस खेत के मालिक हो और वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब दोनों के दोनों खरगोश चूहे के साथ मिलकर बहुत सारे मिट्टी के खरगोश बनाते हैं और खेतों के चारों तरफ रख देते हैं। अब उनके खेत की तरफ किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती और वे बड़े मजे से अपनी खेती करते हैं और अपना भोजन जमा करते हैं। इसीलिए कहते हैं, समझदारी के साथ हर मुसीबत का हल मिल जाता है। जादुई बंदर और शेर की कहानी। राजू नाम का एक जादूगर था जिसके पास एक बहुत ही मजेदार बंदर था। राजू ने अपने बंदर को कई तरह के जादू दिखा रखे थे और सिखा रखे थे। इसी कारण दोनों, राजू और उसका बंदर, गांव-गांव जाकर जादू दिखाते और पैसा कमाते। लेकिन कई सालों तक यही काम करने के बाद एक दिन बंदर के मन में जंगल में रहने की इच्छा जागी। हाँ, कितने सालों से यही जीवन जी रहा हूँ, जरा भी दिल नहीं लगता अब जादू दिखाने में।
काश मैं भी बाकियों की तरह जंगल में रह सकता, पर क्या करूं? ये राजू मुझे छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं करता ये मेहनत, मेरी समझ में नहीं आता। सारा दिन जादू मैं ही दिखाऊं। हाँ, एक दिन मौका पाकर भाग जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन मौका पाते ही बंदर जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में पहुंचने के बाद जब उसने बाकी जानवरों से बातचीत की तो कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। अरे अरे, तुम कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले तो कभी हमारे जंगल में नहीं देखा। चूहा और भेड़िया उससे सवाल करने लगते हैं। यह सब देखकर बंदर उन्हें जादू दिखाता है। अरे वाह, जादू! क्या तुम ये सारे केले मेरे लिए तोड़ सकते हो? एक दूसरे बंदर ने जंगल में घूमते हुए मदारी बंदर से कहा। जादुई बंदर ने तुरंत सारे के सारे केले उतार कर अपने दोस्त बंदर को दे दिए और कहा, ये लो, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? जादुई बंदर की दोस्ती अब धीरे धीरे सभी जानवरों से होने लगी, क्योंकि वो उन सबको जादू भी दिखाता था और उनकी मदद भी करता था। जब ये बात राजा शेर को पता चली तो राजा शेर ने भी बंदर से मिलने की ठान ली। राजा शेर के आदेश पर जादुई बंदर को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर ने बोला, तुम्हारी बहुत सी चर्चाएं सुनी है मैंने। ठीक है, जादू दिखाते हो, मगर कहीं तुम हमारे जंगल के लिए खतरा तो नहीं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तब बंदर कहता है, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आकर तो मैं बहुत खुश हूँ। सालों से इंसानों वाली जिंदगी जी रहा था। जंगल में कैसे रहना है मैं तो भूल ही गया था। आप मुझे अनुमति दें, मैं रोज आपको भी तरह तरह के जादू दिखाऊंगा। ये मुझे इंसान नहीं सिखाए हैं, मेरे मालिक ने। और जब कभी आपके अतिथि दूसरे गांव से आएंगे या शहर से आएंगे या फिर जंगल से आएंगे, उन्हें भी मैं बहुत सारा मनोरंजन दूंगा। बंदर की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में एक बढ़िया सा घर दिया। राजा शेर ने कहा, हम तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, आज से ये नया घर तुम्हारा है। इस घर में रहो, हमारी सेवा करो, इस जंगल में रहो और हमारे अतिथियों का बहुत धूमधाम से स्वागत के साथ साथ मनोरंजन करना। आज से तुम्हारा परम धर्म रहेगा। जी महाराज। और इस तरह बंदर को जंगल में रहने का एक नया अनुभव भी मिला और अपना नया घर। भीगू नाम का एक शेर था जिसके माता पिता को कहीं जंगल से बहुत दूर शहर के सर्कस में कोई ले गया था। इसी कारण अब वो एकदम बेघर हो चला था। उसे अपना जंगल याद ही नहीं था। इसी कारण वो यहाँ वहाँ भटकता रहता था। एक दिन उसने सर्कस की गाड़ी को अपने आसपास देखा। अब वो बहुत परेशान हो गया। वो छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनने लगा जो शहर से वहाँ पर शायद शेर या कोई और जानवर पकड़ने के लिए आए थे। अरे भाई, याद है कुछ साल पहले इसी इलाके से हमने एक शेर और शेरनी का शिकार किया था। बहुत बढ़िया जोड़ा है, आज भी सर्कस में बढ़िया नाच खेल कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर जंगल है वहाँ पर। वहाँ के हाथी बड़े बड़े हैं, चलकर उनका शिकार किया जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। दो शिकारी जानबूझकर सर्कस की एक बस लेकर वहाँ पहुँच चुके थे और शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेर इस बार किसी भी जानवर के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी तेज रफ्तार के साथ जंगल की तरफ भागता है और वहाँ पहुंचकर वहाँ पर शोर मचा देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पास ही दो खतरनाक शिकारी हैं जो बहुत जल्द यहाँ पहुँचते होंगे। मैंने उनकी बात सुन ली है। वो आप लोगों को, खास तौर पे यहाँ के बड़े हाथियों को पकड़ना चाहते हैं। आप लोग जल्दी ही कोई योजना बनाएं और उन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। जंगल के सभी हाथी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, शेर की बात मानते हैं और जंगल की दहलीज पर पहुँच जाते हैं। हाथी बहुत खूंखार और बहुत डरावने थे, जिन्हें देखकर शिकारी दम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। शेर भी कहीं और जाने लगता है। तब हाथी उससे कहता है, अरे अरे भाई रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीकू है। तुम किस जंगल में रहते हो? मेरा कोई जंगल नहीं।
मैं अनाथ हूँ। क्या कहा? अनाथ? नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारी जान बचाई है, हमारे इस जंगल की रक्षा की है और तुम बहादुर, नेक, ईमानदार और शक्तिशाली हो। जंगल का राजा एक शेर होना चाहिए, मगर हमारे जंगल में कोई शेर नहीं। कुछ साल पहले इसी तरह के कुछ शिकारी आए और हमारे राजा रानी को उठा कर ले गए। साथ में उनका एक बालक भी था। क्या कहा? वो तो मेरे माता पिता थे। मैं उनके साथ नहीं गया था। रास्ते में ही उन्होंने मुझे कहीं छोड़ दिया। मैं तो यहाँ वहाँ घूमता हुआ बड़ा हुआ हूँ। वो मैं ही था, यानी ये जंगल मेरा है। बिल्कुल सही जगह लौट आए हो बेटा। आज से जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारी और जंगल के राजा भी तुम हो। और इस तरह अनाथ शेर को अपना घर, अपना जंगल मिल जाता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है।